हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। और इस सेशन में हम लोग IBPS क्लर्क के पीटी का 2016 के क्वेश्चन देखेंगे। और आपने 2018 का क्वेश्चन देखा है, 2019 का क्वेश्चन देखा है SBI क्लर्क पीटी का। आप देखो कि ये दोनों क्वेश्चंस में करीब करीब देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 2 इयर्स, और 2 साल के ही डिफरेंस में कितना पैटर्न में चेंज हुआ है। ऑलराइट, सो और इस वीडियो को देखने के पहले जो लेवल 2 के स्टूडेंट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, अपना PDF डाउनलोड करें, इसको अटेम्प्ट करें, और अटेम्प्ट करने के बाद फिर से आकर वीडियो देखें। मैनी ऑफ़ यू, क्या आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हो कि इसका आंसर देख लेते हो और ख़ुद से ही समझ जाते हो कि अच्छा कैसे बना। मुझे आंसर नहीं समझाना, मुझे तरीका समझाना, आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। नेवर वरी अबाउट द आंसर्स, ऑलवेज़ वरी अबाउट योर स्ट्रैटेजी। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो आप ये वीडियो को ज़रूर देखिए। अपना पेपर अटेम्प्ट करने के बाद पहले जाइए, PDF डाउनलोड कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो। ऑलराइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज़, पहले मैं लिख देता हूँ कि कौन सा पेपर है ये। तो इट इज़ IBPS क्लर्क पेपर 16 2016 का, और ये क्या है, ये PT का क्वेश्चन है। सो द फर्स्ट इज़, और ये कितने क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चंस, और आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 20 से ज़्यादा। पिछली बार पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने टेस्ट दिया है। नन ऑफ यू हैव टोल्ड मी योर मार्क्स, कि कितने मार्क्स अटेम्प्ट किए। तो ऐसा मत करो, व्हाट एवर मार्क्स डू यू अटेम्प्ट बताओ मुझे। सिर्फ एक मेरे स्टूडेंट ने ऐसा किया है। सो हमारा अटेम्प्ट है 20 से ऊपर क्वेश्चन बनाने का, और हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 10 क्वेश्चन है हमारे कॉम्प्रहेंशन में। 10 क्वेश्चन है कॉम्प्रहेंशन में। मैंने आपको बताया कि कॉम्प्रहेंशन सबसे पहले पढ़ना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है कि इसके जो मेजर वर्ड्स हैं उनको देख लेना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पे कनिंग आ गया। ऑलराइट, यहाँ पे कनिंग आ गया। नीचे मैं आपको और दिखाता हूँ। ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। कनिंग के बाद क्या आ गया, आप यहाँ पे देखो ऑड, फिर आप यहाँ पे देखो ओवरटर्न्ड, फिर यहाँ पे देखो स्टन्ड। ऑलराइट, और देखते हैं नीचे कि क्या होता है। ओके, स्टन्ड के नीचे कुछ नहीं है। ऊपर देखते हैं कि और क्या है। सो एक और वर्ड है यहाँ पे हमारा, क्या, अशेम्ड। तो हमने क्या करना है, अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए सबसे पहले जाना है वर्ड्स वाले सेक्शन पे। कॉम्प्रहेंशन का जो वर्ड्स है जिसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछा गया है, तो सबसे पहले आप देख लो क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाएंगे हम लोग। 76 से पहले कुछ भी नहीं है, आपको आंसर देना है। यहाँ पे आपको सिर्फ ऑप्शन चुनना है। चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। अब ये देखो, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें आपका कुछ भी एक भी मार्क्स गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यहाँ से सारे लड़के 100% मार्क्स स्कोर करते हैं। तो ज़रा ओवरटर्न्ड कहाँ लिखा है हम ये देख लेंगे। तो ओवरटर्न्ड यहाँ पे लिखा है, हम देखते हैं क्या लिखा है। देन ही फेल ऑन द फ्लोर सॉबिंग एंड अनाउंस, तब वह गिर गया ज़मीन पर और रोते हुए क्या अनाउंस किया, द मास्टर इज़ डेड, द कार्ट ओवरटर्न्ड ऑन द रोड। द मास्टर जो है वो मर गया, और जो कार्ट है मतलब जो गाड़ी है, आपने सुना है ना बैलगाड़ी को क्या कहते हैं, बुलॉक कार्ट कहते हैं ना। हाँ, अभी आपने सुना ना फ्लिपकार्ट। तो कार्ट वो गाड़ी क्या हो गया, ओवरटर्न हो गया रोड पे, मतलब कि पलट गया होगा। सो लेट अस मूव डाउन, लेट अस मूव अ बिट। ओके, ओवरटर्न का मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, स्लिप्ड। तो गाड़ी फिसलने को तो कहा नहीं है, ओवरटर्न हो गया। देखो टर्न मतलब पलट गया है, तो स्लिप तो हट जाएगा। ब्लॉक्ड, गाड़ी क्यों ब्लॉक हो जाएगा, एक्सीडेंट। यहाँ पे वर्ब की बात हो रही है, यहाँ पे वर्ब की बात हो रही है, नाउन क्यों होगा, मतलब एक्सीडेंट तो ऐसे भी नहीं होगा। ओवरटर्न जब लिखा है तो गाड़ी पलट गई है, एक्सीडेंट उसके बदले रोटेटेड, घूम गया है। देखो ये भी नहीं लिखेंगे, और इन्वर्टेड लिखेंगे। अब बहुत सारे लोग इसमें एक्सीडेंट भी सोच सकते हैं, ठीक है ना। एक्सीडेंट इसलिए नहीं सोचेंगे क्योंकि ये एक नाउन है, ठीक है ना। और देखो हर जगह वर्ब आपको ऑप्शन दिया है, और ऊपर में भी वर्ब ही लिखा था, समझ रहे हो। तो ये भी आपको एक चीज़ ऑप्शन को हटाने में हेल्प कर सकता है, ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है।
चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली, क्वेश्चन नंबर 77, मोस्ट नियरली द सेम, मतलब फिर से इसका सिनोनिम खोजना है, किसका? ऑड का। तो ऑड का सिनोनिम क्या होता है? आपको ऑड मैन आउट भी आप करते हैं ना, तो ऊपर देखने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, इतने सिंपल में एक्सेप्टेबल हो, एक्सेप्टेबल, नॉर्मल, फेवरेबल, स्ट्रेंज और यूनिक, आपको मतलब सबका पता है, और आप सीधे जाएंगे और क्या करेंगे? यूनिक को अपना आंसर करेंगे। ऑड मैन है। 78, चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली द सेम, फिर से एक सिनोनिम हमें बनाना है। स्टन्ड, एंड गाइज आई विल नॉट टेल यू, जस्ट ऑप्शन देखो, शॉक्ड, डाउटफुल, स्केयर्ड, कन्फ्यूज्ड, हेजिटेंट, तो क्या हो जाएगा? शॉक्ड। कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। आप देखो एक और वर्ड जो आपने पढ़ा है, कनिंग, इसका ऑपोजिट बताना है, और कनिंग देखो आप, ये वर्ड मैंने बताया आपको, इसका सिनोनिम भी बताया है, एस्ट्यूट, है ना, और कितने लोगों को याद था ये? और कनिंग का क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? कनिंग का मतलब धूर्त, ये बताया हुआ है। तो देखो सबसे पहले प्योर, प्योर का मतलब तो पवित्र होता है, शुद्ध होता है कोई चीज़। स्लाई, स्लाई का मतलब मान लो हमें नहीं पता अभी। हेजिटेंट, तो धूर्त का उल्टा हेजिटेंट, कुछ सेंस ही नहीं बनता है, और धूर्त का उल्टा सुपीरियर, ये भी सेंस नहीं बनता है, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए। इनोसेंट, एकदम सीधा साधा, भोला भाला, तो ये सही है कि नहीं? चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट अपोजिट। अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब क्या? शर्मिंदा। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, शर्मिंदा का उल्टा क्या होगा? जो प्राउड होगा, जो बहुत गौरवान्वित होगा। तो इस तरीके से आपसे इनमें से एक भी वर्ड नहीं छोड़ना था। आपने देखा कितने इजी वर्ड्स पूछे गए हैं 2016 में। 2016 तक पेपर कुछ ऐसा आता था, 2017 से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया, पीओ कैट का पेपर बन गया और क्लर्क पीओ का पेपर बन गया। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर, क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर मैं आपको दिखाता हूँ कितने क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 90 तक, मतलब 10 क्वेश्चन है। इन 10 क्वेश्चन है ग्रामेटिकल एरर में, तो अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप 7 सही कर जाएंगे, और अगर आपका एवरेज भी है तो 5 सही होना चाहिए। अब इस 5 सही में 5 अटेम्प्टेड होना चाहिए, ये नहीं कि 10 अटेम्प्ट करके 5 सही कर रहे हैं, नहीं। तो आप कभी मत ये सोचिएगा कि ग्रामर का क्वेश्चन पूरा का पूरा ही बन जाएगा, हो सकता है कुछ जो आपको पता ही ना चले। जैसे क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं हम। The Kozhikode conclave also saw the ruling party trying for an image makeover to counter the opposition's allegations of it being pro-rich and anti-Dalit। बहुत लंबा सा सेंटेंस लिख दिया गया है, बहुत सारे वर्ड्स भी इस्तेमाल किए गए हैं इसमें। जैसे ये देखो, कॉन्क्लेव इस्तेमाल किया है, मेक ओवर इस्तेमाल किया है, एलिगेशंस, प्रो-रिच। आपको बताना है कि इसमें गलती कहाँ है। तो देखो, कोझिकोडे कॉन्क्लेव ऑल्सो सा द रूलिंग पार्टी ट्राइंग, मतलब कोझिकोडे कॉन्क्लेव में रूलिंग पार्टी ने ट्राई किया, इसीलिए लिखा गया है ऑल्सो सा द रूलिंग पार्टी ट्राइंग फॉर अ इमेज मेकओवर। देखो कितना सिंपल सा सेंटेंस है कि ये इमेज है और यहाँ पे एन की जगह पे सिर्फ ए है। कितना सिंपल सा मिस्टेक है, लेकिन बड़े से लाइन में। तो जब आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी तो ये तो हो सकता है एग्जाम में आपके प्रेशर में छूट भी जाता। 82, The new economic policy and liberalization process followed by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो नया इकोनॉमिक पॉलिसी और लिबरलाइजेशन जो प्रोसेस था, जो फॉलो किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है ना। तो आपको तो मैंने ये बताया है लिबरलाइजेशन और क्या है ये सारा चीज़ 1991 में क्या हुआ था। तो आपको देखो कि इकोनॉमिक्स का भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इकोनॉमिक्स जीए का भी अंदाज़ा होना चाहिए। नहीं होगा तो आपको कुछ समझ ही में नहीं आएगा कि किस चीज़ की बात कर रहा है, लिबरलाइजेशन और क्या। तो 1991 से फॉलो किया गया है, यहाँ लगाया क्या गया है? फॉर, तो होना क्या चाहिए? सिंस। या अगर मान लीजिए आपको सिंस एग्जाम में नहीं भी आता तो 1991 में फॉलो किया गया तो इन लगना चाहिए। लेकिन फॉर प्रीपोजिशन तो बिल्कुल ही गलत था, देखते ही पता चलना चाहिए कि फॉर प्रीपोजिशन यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है भाई? मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा कि आप देखो, अगर आप इस सेंटेंस का मतलब पढ़ोगे, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ग्रामर का मिस्टेक आपको तभी पता चलेगा जब आपको सेंटेंस का मतलब पता है। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो नया इकोनॉमिक पॉलिसी और लिबरलाइजेशन प्रोसेस फॉलो किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1991 के लिए। फॉर का मतलब तो के लिए होता है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? या तो इन लगा दो, नहीं तो सिंस लगाओ, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। सो दैट वाज द मिस्टेक। और आपको सेंटेंस सही करना नहीं है, फिर आप बस मिस्टेक पकड़िए और आगे बढ़िए।
अभी देखो फिर या अच्छा ये तो हमने कर लिया। 83 देयर वर मैनी पीपल प्रेजेंट ऑन द अवार्ड फंक्शन। मेरे सारे स्टूडेंट्स का ये सही होना चाहिए, करीब करीब हर दिन मैं ऑन और एट का आपको डिफरेंस समझाता हूँ। तो एट द अवार्ड फंक्शन, एट द मीटिंग, एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको मैंने कितनी बार दिखाया, तो एक क्वेश्चन वहाँ से आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका छूटना ही नहीं चाहिए था। अगर ऊपर वाला 2 क्वेश्चन छूटा भी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए था। तो एक क्वेश्चन आपने यहाँ से उठाया। आवर पास्ट हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट पोजिशन इन द वर्ल्ड डिमांड्स दैट वी शुड बी मोर कॉशियस एंड विजिलेंट अबाउट आवर फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। ये क्वेश्चन पता नहीं कितने लोगों में से आपने सही किया है। इसमें एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की गलती है। अभी भी अगर आप खोज सकते हो तो खोज लो वो मिस्टेक। मैंने आपको बताया किस चीज़ की गलती है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की गलती है। ऑलराइट, आवर पास्ट हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट पोजिशन इन द वर्ल्ड डिमांड्स, हमारा पूर्व का इतिहास और हमारा वर्तमान कंडीशन पोजीशन डिमांड करता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो डिमांड कर रही है, एक ये। तो डिमांड में एस नहीं लगा होना चाहिए, सिंपल मिस्टेक है, लेकिन आपको सेंटेंस का मतलब समझ में आना चाहिए। और इसीलिए मैं आपको सेंटेंसेज पढ़ाता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ पढ़ने के लिए, ताकि बड़ा सेंटेंस देखकर आप हड़बड़ा ना जाएँ, कम से कम उसमें गलती कहाँ है ये तो देख लें। और आप लोग में से जितने लोगों ने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, प्लीज़ मैसेज मी, ईदर मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप और मैसेज योर स्कोर कार्ड और योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन। 86, क्वेश्चन नंबर 86, नथिंग worthwhile has been done to ameliorate the conditions of the rural population which are only slightly different from their quadruped counterparts। देखो काफ़ी लंबा चौड़ा सेंटेंस और इसमें काफ़ी लंबे चौड़े वर्ड्स। तो अगर आप एग्ज़ाम में ये आपसे नहीं बनता या आपने ये गलत किया तो कोई बात नहीं, गलत तो आपको करना नहीं चाहिए, आपको इसको बनाना ही नहीं चाहिए। पहले आप देख लो, अगर आप इसमें कोई गलती निकाल सकते हो वेरी गुड, नहीं निकाल सकते तो बनाओ ही नहीं। सबसे पहले तो इसको बनाने के लिए आपको वर्थ वाइल का मतलब समझ में आना चाहिए, एमेलियोरेट का मतलब समझ में आना चाहिए, क्वाड्रप्ट काउंटर पार्ट्स का मतलब समझ में आना चाहिए। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है ये। नथिंग वर्थ वाइल मतलब कुछ भी मूल्यवान, कुछ भी मीनिंगफुल नहीं किया गया है। किस चीज़ के लिए? रूरल पॉपुलेशन के कंडीशंस को एमेलियोरेट करने के लिए, मतलब रूरल पॉपुलेशन के कंडीशंस को सुधारने के लिए, जो कि सिर्फ थोड़े ही डिफरेंट हैं उनके क्वाड्रप्ड काउंटर पार्ट से। तो इस पार्ट में कुछ गलती है यहाँ पे। दे आर ओनली स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन क्वाड्रप्ट पार्ट्स, कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए। सो देयर इज़ ओनली, ये सेंटेंस मैं आपको ज़्यादा डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ऐसे सेंटेंस आएंगे और इसको बहुत कम लोग बना पाते हैं, तो इसको ये छोड़ना ही है। मेरिट लिस्ट में हो कोई भी लड़का हो इसको छोड़ेगा ही। 86, मोटिवेशन फॉर रूरलिज्म इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज अंडरस्टैंडिंगली डिफरेंट फ्रॉम दैट इन डेवलप्ड कंट्रीज। अब ये देखो कि रूरलिज्म के लिए जो मोटिवेशन आता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, वह अंडरस्टैंडिंगली डिफरेंट है, मतलब साफ साफ समझ में आता है कि वह डिफरेंट है दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ से। ऑलराइट, यहाँ पे आपके जो वर्ड्स का जो मैं फॉर्म आपको बताता हूँ हर दिन, वहाँ से एक मिस्टेक है। क्या है? अंडरस्टैंडिंगली, जबकि होना क्या चाहिए? अंडरस्टैंडेबली, अंडरस्टैंडेबली। अब ये भी अगर आप नहीं कर पाए तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक है मैम, चलो मान लेता हूँ कि चलो ये भी आप छोड़ देना एग्ज़ाम में, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आया, ये आपसे छूट गया या आपसे नहीं बना तो कोई बात नहीं, आप बस देखते जाओ कौन कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने चाहिए। तो पहले मैंने आपको दिखा दिया कि 7-8 जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स थे वो नहीं छूटने चाहिए थे, और ये 10 क्वेश्चन में से 5 तो बनने ही चाहिए। तो हम लोग 17-18 के स्कोर पे पहुंच जाएंगे। द शिफ्ट इन रिलेशंस, क्वेश्चन नंबर 87 देखो, लंबा सा पैराग्राफ लिखा है यहाँ पे, यहाँ से। द शिफ्ट इन रिलेशंस हैज बीन मैनिफेस्टेड मोस्ट रिसेंटली इन द फर्स्ट बाईलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन चाइना इंडिया दैट टेक प्लेस इन नवंबर 2003। देखो कहता है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप में शिफ्ट आया है वो किस चीज़ में मैनिफेस्ट हुआ है? मैनिफेस्ट हुआ मतलब उजागर हुआ है, रिजल्ट बन के आया है। तो आपको इसका नहीं भी मतलब पता है तो कोई बात नहीं। हैज़ बीन मैनिफेस्टेड इतना तो सही है। मोस्ट रिसेंटली इन द फर्स्ट बाईलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना दैट टुक प्लेस, जो कि हुआ था, टुक प्लेस कब? 2013 में। देखा, सिंपल सा टेंस का मिस्टेक है यहाँ पे, टुक प्लेस, क्योंकि ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है। ओके,
सो दैट वाज अ इजी क्वेश्चन, ये आपसे नहीं छूटना चाहिए था। तो ऐसे तीन चार क्वेश्चन तो अभी तक आपने देख लिया कि आपको नहीं छूटना चाहिए था। एक तो 81, दूसरा 82, एक और ऊपर में जहाँ एट और ऑन का डिफरेंस था, और एक ये। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 88 दिखाता हूँ। While the most IIT students sought shelter from the hailstorm hitting campus, a bolt from lightning struck a tree by Bidwell Mansion, splitting it in half. जब मोस्ट ऑफ द आईटी स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, शरण के लिए भाग रहे थे, शॉर्ट शेल्टर फ्रॉम द हेल स्टॉर्म, जो ओला गिर रहा था, कैंपस को हिट कर रहा था, उससे शेल्टर खोज रहे थे, उससे छुपने की जगह खोज रहे थे। एक बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, बिजली का एक बोल्ट, एक ट्री को स्ट्राइक किया बाय बिडवेल, जो बिडवेल मैंसन के बगल में था, और उसको हाफ में स्प्लिट कर दिया, फाड़ के रख दिया हाफ में। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेलिंग देखो, कैसा मिस्टेक आपको छुपा के दिया जा सकता है। आपने हमेशा पढ़ा है लाइटनिंग, क्या पढ़ा है आपने हमेशा, लाइटनिंग। और अगर लाइटन का मतलब क्या होता है, LIGHTEN, किसी भी चीज़ को प्रकाशमय करना, तो ये वर्ब हो गया और ये नाउन होगा। तो बिजली ये गिरी, ये तो प्रकाशमय किया। तो इस तरीके का एक मिस्टेक काफ़ी छुपा कर दिया गया था। काफ़ी क्लोजली पढ़ने पे, एग्ज़ाम के प्रेशर में लोग स्पेलिंग ज़्यादा देखते नहीं हैं, इसलिए मिस्टेक छूट जाता है। तो अभी तक आपने 3-4 क्वेश्चन तो ऊपर से बना लेना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 89, माई हस्बैंड बीइंग अनवेल, मेरे हस्बैंड बीइंग अनवेल, माई हस्बैंड बीइंग अनवेल मतलब अनवेल होने के कारण, ठीक है ना। माई हस्बैंड बीइंग अनवेल सेंट अ डायरेक्टिव टू हिज बॉस ब्रीफिंग, व्हाई कुड ही नॉट अटेंड द ऑफिस ऑन दैट डे। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, व्हाई ही कुड नॉट, व्हाई ही कुड नॉट। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ एग्ज़ाम में, कि एग्ज़ाम में अगर मैं रहता तो मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता। आप पूछेंगे कि क्यों कंफ्यूज हो जाता भाई, तो आप देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों कंफ्यूज हो जाता, ठीक है ना। क्या लिखा है, माई हस्बैंड बीइंग अनवेल सेंट अ डायरेक्टिव टू हिज बॉस। डायरेक्टिव का मतलब हमने देखा है कि निर्देश, ठीक है ना, बॉस को ही निर्देश भेज दिया। तो मुझे लगता कि इस डायरेक्टिव का यहाँ पे गलत यूज़ है, लेकिन ऐसा एग्ज़ाम में लगता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 90 देखो आप, नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ। प्रकृति की पूजा एक सदियों पुरानी आदिवासी परंपरा है, बिलीफ है। बेस्ड ऑन द प्रीमाइस मतलब बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन द थिंकिंग, प्रीमाइस ये ऐसे भी लिखा जाता है चीज़, बेस्ड ऑन द प्रीमाइस, ओके, दैट ऑल द क्रिएशंस ऑफ नेचर्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड, कि जितने भी जो क्रिएशंस हैं नेचर के, उनको प्रोटेक्ट किया जाना है। नो एरर है इस सेंटेंस में, कोई भी एरर नहीं है। तो आपने 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखा ग्रामेटिकल एरर के, जिसमें से मैंने बोला कि आप 5 भी छोड़ दोगे तो कंफर्टेबल जोन में रहोगे। आपको सिर्फ ये इतना पता होना चाहिए कौन से 5 क्वेश्चन छोड़ने हैं और कौन से 5 क्वेश्चन बनाने हैं कि 5 में 5 सही हो जाए। ग्रामर के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अब देखो जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस है, तो अभी इस हिसाब से अभी भी आप 13-14 नंबर पे हो। और देखो मैं बोलूँगा कि अभी आप एक कंफर्टेबल जोन में हो। क्यों? क्योंकि अभी आपका क्लोज टेस्ट बाकी है, जिसमें 10 नंबर के क्वेश्चंस हैं और इसमें से 9 तो आपको आना ही चाहिए। तो लेट अस गो अहेड एंड लेट अस लुक एट द क्लोज टेस्ट। और मुझे उम्मीद है कि वैसे स्टूडेंट्स जो क्लास के हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है, वो कम से कम क्लोज टेस्ट में तो मेरी इज्जत रख लेंगे और कम से कम 7-8 तो ज़रूर ही सही करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्लोज टेस्ट जब भी बनाना है तो उसके पहले उस पैराग्राफ को एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है। यू जस्ट नीड टू टेक अ ग्लैंस ऑन इट। तो देखते हैं क्या लिखा है यहाँ। जेनिथ एडगर एंड हर डॉटर रिया डैश just heard that the Bulgarians have scored a tremendous victory in cavalry charge led by Ria's fiancé Robert Downey, who is in the same regiment as Ria's father, Major Paul Edgar. Ria is so dash with the noble deeds of her fiancé that she might never be able to live up to his nobility. देखो जरा, मैं पहला पैराग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया है आपके लिए, लेकिन आपको अगर ऐसी स्टोरीज़ पढ़ने की आदत है और आपने देखा है ना 4th, 5th, 6th, 7th के टेक्स्ट बुक में ऐसे ही स्टोरीज लिखे हुए हैं, आपको बस इनको पढ़ने की आदत होनी चाहिए, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ। जेनिथ एडगर और उसकी डॉटर रिया ने अभी सुना था जो भी, दैट बुल्गारियंस हैव स्कोर्ड अ ट्रेमेंडस विक्ट्री, बुल्गारियंस ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है इन अ कैवेलरी चार्ज मतलब घुड़सवारी वाले चीज़ में, लेड बाय रियाज फियांसे, और वो
जो चार्ज था, जो आक्रमण था, उसको कौन लीड कर रहा था? रॉबर्ट डाउनी, जो कि रिया का फियांसी है, जो उसी रेजिमेंट में है जो रिया के फादर का रेजिमेंट है। रिया इज सो, रिया इस न्यूज़ से कुछ हो गई। देखो लिखा है, सो विद द नोबल डीड्स ऑफ हर फियांसे, अपने फियांसे के अच्छे कारनामों से, बहादुरी भरे कारनामों से, दैट सी, अब वो कुछ होने लगी। तो इतना देख लिया हमने, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। अब ज़रा आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या है आपको भरने के लिए। गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी अच्छे स्कोर का, इस अच्छे स्टूडेंट का इस सेक्शन में स्कोर होता है 10 आउट ऑफ 10। बैड डेज, अगर ख़राब दिन है तो 9। तो जेनेथ एडगर एंड डॉटर रिया जस्ट हर्ड लिखा है, तो यहाँ पे क्या लगाएं हम? हैव लगाएं, हैज़ लगाएं, हैड लगाएं, वाज लगाएं या आर लगाएं। ठीक है ना? तो देखो हर्ड है तो आर तो लगेगा नहीं और वाज भी नहीं लगेगा, और दो लोग हैं इसलिए हैज़ भी नहीं लगेगा। आपको कन्फ्यूज़न होना चाहिए हैव और हैड में, यहाँ हैव लगाएं कि हैड लगाएं। तो जेनेथ एडगर और उनकी डॉटर रिया ने सुना था कि बुल्गारियंस ने एक विक्ट्री अचीव किया है। ठीक है ना? सुना था कि बुल्गारियंस ने विक्ट्री अचीव कर लिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम हैड लगाएंगे। मेरा कॉमन सेंस तो यही कहता है। और अगर ये एक आपका गलत भी हो जाता है, चलो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मेरे केस में तो ये गलत नहीं होना चाहिए। ये अगर आपका ये गलत भी होता है तो बाकी सारे सही होने चाहिए। सो एक तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है ना? That the Bulgarians have scored a tremendous victory in a cavalry charge led by Ria's fiancé Robert Downey, who is in the same regiment as Ria's father, Major Paul Edgar. Ria is so with the noble deeds of her husband, of her fiancé. अपने fiancé के अच्छे कारनामों से रिया क्या होगी? Afraid होगी, गलत। Impressed होगी, हो सकता है। हर्ट होगी, गलत। डिजेक्टेड, ठुकराई हुई फील करेगी, गलत। मिफ्ट, गुस्सा होगी, गलत। मिफ्ट आपको पता है, देखो आपको सारे वर्ड्स पता हैं और सही वर्ड्स मुझे पता है, आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। वह अपने रिया दैट सी माइट नेवर बी एबल टू लिव अप टू हिज नोबिलिटी। जैसे ही हमने ये पढ़ा, इम्प्रेस्ड पढ़ा, देखो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं भी ये क्वेश्चन पेपर को फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो आप देखिए, अभी तो मैंने इम्प्रेस्ड कर दिया, ठीक है ना? जैसे ही मैं आगे पढ़ूंगा तो देखो क्या क्या यहाँ पे गलती हुई है। Who is in the same regiment as Ria's father, Major Paul Edgar? Ria is so impressed with the noble deeds of her fiancé that she, रिया इतनी कुछ है कि उसको कोई चीज़ है, रिया इतनी है, खुश है या जो भी है अपने फियांसे के नोबल डीड से कि वो डैश कि शायद वह कभी शी विल नेवर बी एबल टू लिव अप टू हिज नोबिलिटी, मतलब उसकी जो अच्छाई है और उसकी जो बहादुरी, ये सारी चीज़ें हैं, उसकी बराबरी कभी नहीं कर पाएगी। तो देखो यहाँ पे दोनों ही 92 और 93 दोनों ही बदल जाएगा। रिया क्या है यहाँ पे? रिया इज़ अफ्रेड, रिया डरती है अपने नोबल डीड्स ऑफ हर फियांसी कि वह सोचती है, ओके, रिया इज़ इम्प्रेस्ड विद द नोबल डीड्स ऑफ दैट सी, अच्छा, रिया इज़ अफ्रेड, वह डरती है कि दैट सी फियर्स, यहाँ पे फिर से उसको डर लगता है। रिया अफ्रेड है, डरी हुई क्यों है? क्योंकि वो फियर करती है कि वह कभी भी उसके उम्मीदों पे या उसके नोबिलिटी पे खड़ी नहीं उतर पाएगी। तो इस तरीके से दोनों सेंटेंस, जो पहला सेंटेंस मैंने किया था, जो पहला ऑप्शन मैंने चूज़ किया था अफ्रेड, वो मैंने ही उसको काटा, क्योंकि जब मैंने आगे बढ़ा तो देखा क्या, जब मैं आगे पढ़ा तो मैंने क्या देखा कि अच्छा, इम्प्रेस तो यहाँ पे हो नहीं सकता है, क्योंकि क्या कह रहा है, रिया इतनी, अब ये मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा आपको, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप पढ़ते रहिए। एट दिस वेरी मोमेंट, उसी क्षण, द मेड एमिली, उसकी जो मेड थी एमिली, रसेस इन, वो जल्दी से अंदर आती है विद द न्यूज़ दैट सर्ब्स आर बीइंग चेज्ड द स्ट्रीट्स, जो सर्बियन आर्मी है सर्बिया की, उसको चेज किया जा रहा है स्ट्रीट से। तो चेज क्या लिखेगा? चेज्ड ऑन द स्ट्रीट्स, चेज एट द स्ट्रीट्स, चेज ऑफ द स्ट्रीट्स, चेज ओवर द स्ट्रीट्स, चेज थ्रू द स्ट्रीट्स, दैट आर चेज्ड ऑन द स्ट्रीट्स एंड दैट इज। अब यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, चेज्ड ऑन द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स पे चेज किए जा रहे हैं, या चेज थ्रू द स्ट्रीट्स, ठीक है ना? उनको गलियों से भगाया जा रहा है, चेज थ्रू द स्ट्रीट्स। तो मेरे ख्याल से, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ऐसे क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हाँ,
दैट द सर्ब्स आर बीइंग चेज्ड ऑन द स्ट्रीट्स, यहाँ पे ऑन द स्ट्रीट्स होगा, यही सही ऑप्शन होगा। द सर्ब्स आर बीइंग चेज्ड ऑन द स्ट्रीट्स एंड दैट इट इज़ नेसेसरी टू लॉक अप द हाउस एंड ऑल ऑफ द विंडोज़, कि सर्बियन आर्मी को भगाया जा रहा है और इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़की बंद कर लें। रिया प्रॉमिसेस टू डू सो लेटर, रिया उसको बोलती है मैं बाद में कर लूँगी। एंड एमिली लीव्स, और एमिली चली जाती है। बट एज रिया इज़ रीडिंग इन बेड, बट जैसे रिया मतलब जब रिया बेड में पढ़ रही है, शॉट्स आर हर्ड, जब वो पढ़ रही है उसी समय गोलियों की आवाज़ भी सुनी जा रही है। एंड देयर इज़ ए नॉइज़ एट द बालकनी विंडो, देखो बालकनी विंडो पे एक नॉइज़ है। एंड ए बेड रैगल्ड एनिमी सोल्जर विद अ गन अपीयर्स, और एक बेड रैगल्ड, अब बेड रैगल्ड का हमें मतलब नहीं पता एग्जाम में, तो कोई बात नहीं, एक बेड रैगल्ड एनिमी सोल्जर अपने गन के साथ अपीयर होता है और क्या करता है, टू किल हर, क्या टू किल हर, थ्रेटन्स, ब्लैकमेल्स, थ्रेटेंड, ठीक है ना। तो वार्निंग और वार्नड तो हम यहाँ पे करेंगे नहीं, आपको तो पता है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देख लिया होगा कि यहाँ पे थ्रेटन करेंगे, उसको क्या करता है, उसको धमकाता है, थ्रेटन करता है, चेतावनी नहीं देता है, चेतावनी में कोई धमकी नहीं होती है, ठीक है ना। तो उसको थ्रेटन किया, तो अब यहाँ पे थ्रेटन्स लिखेंगे, थ्रेटन्स फिल करेंगे या थ्रेटेंड फिल करेंगे, तो देखते हैं क्या है कि यहाँ पे सारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जा रहा है कि सोल्जर आया, सोल्जर गन के साथ अपीयर हुआ और थ्रेटन्स टू किल हिम, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ अपीयर्स लिखा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, थ्रेटन्स टू किल हर इफ शी मेक्स अ साउंड। आफ्टर द सोल्जर एंड रिया एक्सचेंज सम वर्ड्स, जब वो दोनों कुछ बात करते हैं, इसके बाद एमिली कॉल्स फ्रॉम आउटसाइड द डोर, शी सेज दैट सेवरल सोल्जर्स वांट टू डैश द हाउस एज अ सर्बियन सोल्जर वॉज सीन क्लाइंबिंग हर बालकनी। वो क्या कह रही है कि बहुत सारे सोल्जर्स घर को कुछ करना चाहते हैं, क्यों, एज क्योंकि उन्होंने एक सर्बियन सोल्जर को देखा था उसके बालकनी में चढ़ते हुए, तो घर को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, खोजेंगे नहीं, घर के पास ही है वो। तो एक्सप्लोर्ड, अब देखो सेवरल सोल्जर्स वांट टू के बाद क्या लगेगा, वर्ब जो है वो कैसा फॉर्म में रहेगा, नेचुरल फॉर्म में, ये मैंने आपको बताया। सीधा ऑप्शन जाता है सर्च, वैसे भी घर को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, एक्सप्लोर कोई नई जगह को करते हैं, घर की तलाशी लेंगे, तो इसलिए सर्च, और सर्च में हम लोग सर्च चुनेंगे क्योंकि वांट टू है। आप क्या बोलते हैं, आपको कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि वांट टू, एक तो मैंने बताया है, दूसरा आई वांट टू गो, तो जब एक जगह वो गो हुआ तो दूसरी जगह सर्च होगा, ठीक है। When Ria hears the news, she turns to the soldier and hastily decides to hide him. रिया ने जब ये बात सुनी तो वो सोल्जर की तरफ मुड़ी और जल्दबाजी में हैस्टिली डिसाइड किया उसको छुपा देने का। द सोल्जर्स इन्वेस्टिगेट करते हैं, फाइंड नो वन, किसी को फाइंड नहीं करते हैं। देखो कहानी जो है पास्ट टेंस में लिखा जा रहा है, लेकिन इस घटना को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जा रहा है। सोल्जर्स वहाँ जाते हैं, फाइंड नो वन, किसी को नहीं ढूंढ पाते हैं, एंड लीव, और चले जाते हैं। रिया देन कॉल्स द मैन आउट फ्रॉम हाइडिंग, सी लर्न्स दैट द सोल्जर कैरीज नो कार्ट्रिजेज, उसको पता चलता है कि सोल्जर जो है कोई गोली नहीं लेकर चल रहा अपने साथ। देखो जरा नीचे 97 नंबर क्वेश्चन, ही एक्सप्लेन्स दैट ऑफ कैरिंग बुलेट्स ही ऑलवेज कैरीज चॉकलेट्स इनटू बैटल, वह बताता है कि बुलेट कैरी करने वह ऑलवेज चॉकलेट कैरी करता है। तो यहाँ पे 97 में क्या होगा, देखो यहाँ पे एडिशनल, अदर, रिप्लेसमेंट, सब्सटीट्यूट, इंस्टेड। तो यहाँ पे अगर हम इंस्टेड लगाते हैं, ही एक्सप्लेन्स दैट इंस्टेड ऑफ कैरिंग बुलेट्स, तो इंस्टेड के बाद हमेशा ऑफ लगता है, आपने अगर पढ़ा होगा तो ये चीज़ अभी तक आपको खून में घुल गया होगा, तो इंस्टेड ऑफ कैरिंग बुलेट्स यहाँ पे होना चाहिए। वेरी इजी क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ कैरिंग बुलेट्स ही ऑलवेज कैरीज चॉकलेट इनटू बैटल। अब देखो यहाँ एडिशनल भी लिखा है, तो एडिशनल तो इस्तेमाल नहीं होगा, इन एडिशन टू हो सकता था। तो इन एडिशन टू का मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू मतलब कि गोलियों के साथ साथ चॉकलेट लाता था, गोलियों के रिप्लेसमेंट के रूप में चॉकलेट लाता था। तो गोलियों का रिप्लेसमेंट चॉकलेट बन सकता है कभी, चॉकलेट से किसी को मारोगे तुम, सब्सटीट्यूट हो सकता है, सब्सटीट्यूट तो वो होता है जो उसके बदले में उसका काम कर दे, तो ये इंस्टेड ऑफ ही होगा, इसमें ज़्यादा मुझे बताना भी नहीं चाहिए। ही ऑलवेज कैरीज चॉकलेट इनटू बैटल, फर्दर मोर ही इज़ नॉट एन एनिमी, ही इज़ अ स्विस, और इससे ज़्यादा, और ये भी फर्दर मोर मतलब आगे ये भी कि वह एक एनिमी नहीं है, वह एक स्विस है, एक स्विट्जरलैंड का नागरिक है। अ प्रोफेशनल सोल्जर हायर्ड बाय सर्बिया, रिया गिव्स हिम, अब देखो रिया उसको क्या देती है,
रिया गिव्स हिम द लास्ट ऑफ हर चॉकलेट क्रीम्स, चॉकलेट क्रीम्स का लास्ट दे देती है। विच ही देखते हैं क्या लिखता है। रिया ने दिया तो विच ही एट, ठीक है 8 हो सकता है, अभी हम इसको मार्क कर रहे हैं। बी कंज्यूम, तो इसने लिखा है कि रिया गेव एंड ही के बाद कंज्यूम हो सकता है, या तो ही कंज्यूम्स होगा नहीं तो ही कंज्यूम्ड होगा, तो बी को तो हम लोग काट देंगे। वो थ्रो करेगा, थ्रो क्यों करेगा भाई, उसको भी काट देंगे। देखो यहाँ पे थ्रो नहीं लिखा है, थ्रोज लिखा है। इसी तरह कंज्यूम में ऑप्शंस कंज्यूम्स होना चाहिए था। टॉस्ड, टॉस्ट का मतलब भी होता है उछाल के फेंक देना, तो ये भी गलत हो गया। तो एट और डिवोर्स में से हो गया। तो देखते हैं जरा ऊपर क्या लिखा है। लास्ट ऑफ चॉकलेट विच ही एट, जो वह डिवोर करता नहीं है, जो वह एंजॉय करता नहीं, जो उसने खा लिया। 1999 में बोल रहा हूँ। अब 99 क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या लिखा है। ओके, ही हर फॉर सेविंग हिज लाइफ, वो उसको क्या करेगा, उसको ज़िंदगी बचाने के लिए उसको थैंक्स बोलेगा। तो नीचे देखते हैं क्या है ऑप्शन। ही ब्लेम्स, अप्रिशिएट्स, अपब्रेड्स, थैंक्स, थैंक करेगा उसको। और क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। ओके, he thanks her for saving his life. Now that Bulgarian soldiers are gone, Riya wants the chocolate cream soldier as she calls him. अब जबकि बुल्गारियन सोल्जर चले गए हैं, रिया चाहती है कि ये चॉकलेट क्रीम सोल्जर, जैसा कि उस सोल्जर को कह रही, उसका नाम रख दिया था as she calls him, to climb back down the drain pipe, कि ड्रेन के पाइप से अब नीचे चले जाओ। बट ही, वह इसके लिए कुछ करता है, या तो सहमति भरता नहीं तो मना करता है। और उसके आगे क्या लिखा है, वेयर एज ही कुड क्लाइंब अप, मतलब जबकि वो क्लाइंब कर सका था, वेयर एज जहाँ वो, जब जिस टाइम पे वह क्लाइंब कर पाया, ही हैज़न्ट द स्ट्रेंथ टू क्लाइंब डाउन, बोला कि हम क्लाइंब तो कर गए उस समय, लेकिन अब मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है नीचे जाने का। तो यहाँ पे क्या होगा, सोल्जर ने मना किया नीचे जाने से। तो क्या लिखा है, ही एक्सेप्ट्स, ये तो गलत हो जाएगा। और ही रिफ्यूजेज, ये भी गलत। देखो क्यों गलत हो रहा है ये सेंटेंस, क्योंकि देखो यहाँ पे रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड, रिफ्यूज्ड और रिफ्यूजेज और डिक्लाइंड। डिक्लाइन का मतलब किसी ऑफ़र को ठुकरा देना, और रिजेक्टेड का भी मतलब किसी ऑफ़र को ठुकरा देना। तो हम देखते हैं कि अब क्या होगा, रिफ्यूजेज होगा कि रिफ्यूज्ड होगा। रिफ्यूज़ का मतलब इनकार कर देना, और यही चीज़ हुआ है। बट ही रिफ्यूजेज, क्यों, क्योंकि रिया वांट्स, रिया चाहती है कि चॉकलेट क्रीम सोल्जर अब चला जाए, लेकिन वह रिफ्यूज़ कर देता है। तो कर देता है, इसके लिए क्या लगाएंगे, रिफ्यूजेस। सो गाइज दिस वाज द क्वेश्चन। तो आप देखिए कि हम कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे। तो अगर यहाँ से मान लो आपके जैसा कोई स्टूडेंट अगर 8 मार्क्स भी यहाँ से लाता है, ठीक है, अब देखो मैं ऊपर चलता हूँ, 8 मार्क्स, ठीक है ना, और ये 10 क्वेश्चन हैं आपके ग्रामेटिकल एरर के, तो 8 + 5 = 13 मार्क्स अभी आपके आ गए। और देखो अभी आप ऊपर चलो तो आप और कितना मार्क्स अभी आप ला सकते हो। तो आप देखो यहाँ भी कितने क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 क्वेश्चन आप यहाँ भी ला सकते हो। दिस मीन्स कि आपका 23 मार्क्स है, एंड विच इज़ नॉट अ बैड मार्क्स कंसिडरिंग कि आपने अभी कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चन छोड़ रखे हैं और वो छोड़ा ही जाएगा। तो इस तरह यू कैन मूव टू 23 मार्क्स, कम से कम इतना तो आना चाहिए, एंड दिस शुड बी योर अप्रोच इन एनी एग्जाम। So thank you very much for watching the video guys, and please keep commenting, keep posting your comments. So that will be all in this session. I will keep posting this sort of sessions